Everything you will listen in this video is taken from the internet or any book or any documentary which is available for public. दोस्तों, तारीख थी 6 मई 2017 और यही वो दिन था जिस दिन पत्रकारिता के बाजार में एक नए मदारी की एंट्री होती है। पत्रकारिता के भेष में न्यूज का यह मदारी जिसका नाम होता है अर्नब गोस्वामी और दुकान का नाम था रिपब्लिक टीवी। आप रिपब्लिक टीवी के पहले दिन को याद करिए और याद करिए कि किन खबरों को अर्नब गोस्वामी ने सबसे पहले दिखाया था। पहले दिन लालू प्रसाद यादव और शहाबुद्दीन की बातचीत की स्टोरी ब्रेक की जाती है। दूसरे दिन आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक कपिल मिश्रा को लॉन्च किया जाता है, जो आम आदमी पार्टी के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन पर 2 करोड़ की रिश्वत का आरोप लगाया है। तीसरे दिन कांग्रेस के नेता शशि थरूर और उनकी पत्नी सुनंदा पुष्कर के पुराने मामले को निकाला जाता है। शशि थरूर के मामले में कुछ भी नया नहीं घटता, लेकिन इसे कई दिन तक अपनी प्राइम टाइम की डिबेट में जगह दिया जाता है। आज के इस एपिसोड में जानेंगे कि रिपब्लिक टीवी के जन्म की कहानी क्या है, किसने इस टीवी चैनल में पैसा लगाया और कितना पैसा लगाया, और ये पैसा आया कहां से, और उसके बाद कितने सरकारी ठेके दिए गए और कैसे रिपब्लिक टीवी को पत्रकारिता के भेष में सरकारी हॉर्न की तरह इस्तेमाल किया गया। जिसका मुंह उतनी आवाज के साथ विपक्ष की तरफ मोड़ दिया जाता है। आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, इस कहानी में याद रखिएगा कि अर्नब गोस्वामी ने अपनी टीवी चैनल की ओपनिंग करते समय शशि थरूर के ऐसे मुद्दे को अपने चैनल की ब्रेकिंग न्यूज करके चलाया जिसकी कोई न्यूज ही नहीं थी, जिस केस में कुछ नया ही नहीं था, न कोई अदालत का नया जजमेंट आया था, न ही कोई ऐसे सबूत आए थे। लेकिन अर्नब गोस्वामी ने इस केस को पूरे नए सिरे से अपने चैनल पर दिखाया। शुरुआत में बिना किसी रिलेवेंस के, बिना किसी खबर के इस बात को थोड़ी देर के लिए यहीं पर होल्ड करते हैं। अब आते हैं दूसरी चीजों पर, थोड़ी देर के लिए जाते हैं वापस, इस पर लौटेंगे। टीवी स्क्रीन पर नीचे जो ब्रेकिंग न्यूज दिखाई जाती है, जो लिख करके आता है, जैसे मान लीजिए कोई एंकर है जो सामने कैमरे के सामने बात कर रहा है, लेकिन उसके नीचे एक हेडलाइन जैसी चलती रहती है। इसको पत्रकारिता के भाषा में कहा जाता है टिकर कहा जाता है, जिसका काम होता है ताकि जैसे ही कोई नई खबर बन के आए तो वो आदमी टीवी चैनल पर उसे हेडलाइंस में लिख दे। ऐसे ही सितंबर 2017 की बात है। गुजरात दंगल की आरोपी और भाजपा के मंत्री रही माया कोडनानी के मामले में अमित शाह गुजरात कोर्ट में पेशी के लिए पहुंचते हैं। ऐसे आरोप अक्सर लगाए जाते हैं कि दर्जनों मुसलमान की हत्या के मामले में अमित शाह की भूमिका थी। ऐसे आरोप लगाए जाते हैं। अमित शाह की कोर्ट में पेशी की को लेकर के जैसे ही ब्रेकिंग न्यूज आती है, रिपब्लिक टीवी के टिकर लगाने वाले कर्मचारी ने इस खबर को रिपब्लिक टीवी पर लगा दिया। अब जैसे ही यह खबर टीवी पर लगी, निरंजन नारायण स्वामी नाम के एक आदमी ने तुरंत उस कर्मचारी को फटकार लगाते हुए कहा, लेट्स नॉट टच दिस। निरंजन नारायण स्वामी रिपब्लिक टीवी चैनल के एडिटोरियल डेस्क के हेड है। अक्सर उनका जो काम होता है एडिटोरियल डेस्क का, वो होता है वो जो तय करती है कि टीवी पर कौन सी खबरें चलेंगी और कौन सी खबरें नहीं चलेंगी। निरंजन नारायण स्वामी द्वारा जो टिकट चलाने वाले कर्मचारी को अमित शाह की खबर चलाने से रोकने की इस कहानी को, यह खबर आपको केरवान के मैगजीन की डिटेल स्टोरी नाम की एक स्टोरी में पढ़ने को मिल जाएगी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वो इंसान जो लालू प्रसाद यादव, अरविंद केजरीवाल से लेकर के कांग्रेस के नेता शशि थरूर को 3 दिन के लिए अंडरलाइन में लगा देता है, तो वो अमित शाह का नाम आते ही संत कैसे हो जाता है? कैसे उसे टीवी चैनल पर अमित शाह की खबर के लिए रोक दिया जाता है कि इसे हाथ नहीं लगाना है? आखिर क्यों? इसी सवाल का जवाब आपको रिपब्लिक टीवी चैनल को जन्म लेने की कहानी में मिल जाएगी। इसीलिए आज के इस एपिसोड में रिपब्लिक टीवी के जन्म की कहानी आपको बताएंगे कि आखिर किसने और कितने पैसे देकर के रिपब्लिक टीवी के चैनल को खुलवाया, किसने खड़ा किया, किसकी क्या भूमिका थी और क्यों इस चैनल का जन्म हुआ था। जब इस कहानी की तरफ हम बढ़ते हैं, अपने टीवी फ्रिज बनाने वाली कंपनी का नाम सुना होगा जिसका नाम है BPL। इसका नाम आप लोगों ने सुना होगा बखूबी। इसी कंपनी ने साल 1995 के दौर में मोबाइल बनाने का काम शुरू किया था और इस पूरे प्रोजेक्ट को बनाने वाले आदमी का नाम था, जो उद्योगपति था, राजीव चंद्रशेखर। वैसे राजीव चंद्रशेखर मूलतः केरल के रहने वाले होते हैं, लेकिन साल 2006 से लेकर के साल 2018 तक राजीव चंद्रशेखर कर्नाटक राज्य से 2 बार राज्यसभा सांसद बने।
लेकिन इंडिपेंडेंट बने, बिना किसी पार्टी के। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि राजीव चंद्रशेखर एक पावरफुल नेता होने के साथ साथ एक पावरफुल उद्योगपति भी थे। साल 2014 में केंद्र में जब भाजपा की सरकार आने के बाद राजीव चंद्रशेखर यह कोशिश करने लग गए कि कैसे भी करके किसी भी तरह से जुगाड़ लगा करके मोदी सरकार की कैबिनेट में जगह मिल जाए, वैसे भी वो मंत्री बन जाए। लेकिन राजीव चंद्रशेखर के आगे चुनौती ये थी कि इसके लिए रास्ता कैसे अपनाया जाए, कैसे भाजपा में इस लेवल की एंट्री की जाए कि सीधे कैबिनेट में जगह मिल जाए। क्योंकि सैद्धांतिक तौर पर चंद्रशेखर कुछ भी नहीं थे, कोई अनुभव नहीं था, उन्होंने भाजपा के किसी भी पद पर रहते हुए कभी कोई काम नहीं किया था। साल 2014 के चुनाव में मोदी की सरकार बनाने में मीडिया ने तो बहुत भूमिका निभाई ही थी। मीडिया चैनल परियों और कार्यकर्ताओं से भी ज्यादा मजबूत हो चुके थे। इसीलिए राजीव चंद्रशेखर के दिमाग में आया कि क्यों न मीडिया के रास्ते ही भाजपा में एंट्री मारी जाए। इसीलिए राजीव चंद्रशेखर ने मीडिया के दिल्ली के इन्वेस्टर के लिए प्लान बनाया। लेकिन अगला सवाल था कि पैसा तो है, मगर इन्वेस्ट कहां पर किया जाए। इस तरह के सवाल उसके दिमाग में आने लगे। इसके लिए उन्होंने जितने भी हमारे हिंदुस्तान में नेशनल लेवल की टीवी चैनल है, उन सभी चैनलों के लोगों को एक बार वो टटोला, एक बार अपने हिसाब से वो खंगाला, यहाँ तक कि एनडीटीवी तक की। उसके बाद लेकिन कोई बात नहीं बनी। लेकिन उन्हीं दिनों अर्नब गोस्वामी ने टाइम्स नाउ से इस्तीफा दिया था। टाइम्स नाउ ने भारत के कर्मचारी के आगे अर्नब गोस्वामी ने अपना लास्ट भाषण देते हुए कहा था कि दिस गेम इज जस्ट बिगिन, मतलब कि खेल तो अभी शुरू हुआ है। अर्नब गोस्वामी की ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुई थी। टाइम्स नाउ में इस्तीफा देने के बाद अर्नब ने अपने लिए इन्वेस्टर खोज रहे थे कि पैसा कहां से आए, और राजीव चंद्रशेखर अपने लिए एक बाजीगर खोज रहे थे। और इसी मोड़ पर दोनों का मिलन हो जाता है। रिपब्लिक टीवी चैनल के एक डॉटर मीडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंतर्गत शुरू किया गया। इसमें 26 करोड़ रुपए अर्नब गोस्वामी और उसकी पत्नी ने लगाए और 30 करोड़ रुपए अकेले राजीव चंद्रशेखर ने इन्वेस्ट किया था। राजीव चंद्रशेखर ने यह पैसे कोई ऐसे ही जाकर के अर्नब गोस्वामी को नहीं दे दिए थे, बल्कि राजीव ने ये 30 करोड़ रुपए जुपिटर कैपिटल नाम की एक कंपनी के माध्यम से इन्वेस्ट किए थे। इस कंपनी का नाम याद रखिएगा, क्योंकि आगे की पूरी इस कहानी का खेल को समझने में इस कंपनी का नाम आपको कई बार दिमाग में आएगा, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। सवाल है कि इस चैनल में, रिपब्लिक टीवी चैनल में 30 करोड़ रुपए जो लगाए गए थे, वो किसने लगाए थे और किसके जरिए लगाए थे, तो उस कंपनी का नाम होता है, इसका आंसर है जुपिटर कैपिटल नाम की कंपनी ने। अब हम अपने मुद्दे से थोड़ा सा पीछे लौटते हैं। साल 2014 से ही मोदी कैबिनेट में जगह लेने का प्लान बना रहे राजीव चंद्रशेखर को साल 2016 में भाजपा के द्वारा केरल राज्य में मौजूद भाजपा गठबंधन यानी कि एनडीए का उपाध्यक्ष बना दिया गया। साल 2014 में भी चंद्रशेखर केरल की तिरुवनंतपुरम सीट से टिकट लेना चाहते थे, लेकिन तब नहीं मिली। अब उसकी नजर साल 2019 के चुनाव में तिरुवनंतपुरम से सीट किसी तरह टिकट लेने की लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे थे। और तिरुवनंतपुरम की वही सीट है जहां से शशि थरूर सांसद है। और अब कुछ समझ में शायद आप लोगों को आ गया होगा, कुछ समझ में आया, क्योंकि अर्नब गोस्वामी ने अपने चैनल खोलने के तीसरे दिन ही शशि थरूर और उसकी पत्नी के पुराने मामले को ब्रेकिंग न्यूज बनाकर क्यों दिखाया था, ये चीजें अब आप लोगों को मैच करती हुई दिखाई दे रही होगी। उसे ब्रेकिंग न्यूज बनाकर क्यों दिखाया गया था, तो इसका जवाब है कि अगर शशि थरूर कमजोर होंगे तो भाजपा नेता राजीव चंद्रशेखर मजबूत होंगे। राजीव फिर से वही कर रहे हैं जिन्होंने रिपब्लिक टीवी में 30 करोड़ रुपए लगाए थे। राजीव चंद्रशेखर वही हैं जो 2019 वाले लोकसभा चुनाव में तिरुवनंतपुरम सीट से चुनाव लड़ने की जुगाड़ में थे, जहां से शशि थरूर सांसद रह चुके थे। इसी तरह अर्नब गोस्वामी ने एक संघर्ष कार्यकर्ता की मौत के लिए कर रहे उनके वर्कर्स की जिम्मेदारी ठहराते हुए ये पूरा झूठ दिन भर टीवी पर बेचा करता था। किसी कार्यकर्ता तिरुवनंतपुरम में आरएसएस का कार्यकर्ता या उसकी हत्या हो जाती है, इसके पीछे एक ही कारण था, वह ये कि राजीव चंद्रशेखर के लिए तिरुवनंतपुरम की सीट को, मैदान को पूरी तरीके से साफ करना और उसको मजबूत करना, ताकि हिंदू वोट राजीव चंद्रशेखर और भाजपा के लिए स्लिप मार जाए। यही होता है खेल जो आम आदमी की, आम जनता की समझ में नहीं आती है। उसे लगता है कि उनका एंकर सिर्फ खबर ही तो दिखा रही है, लेकिन मीडिया किसके कहने पर और किन मुद्दों को उठा रहा है, ये अंदर की बात उस भोली भाली जनता तक नहीं पहुंच पाती है। राजीव चंद्रशेखर के इन्वेस्टमेंट में रिपब्लिक टीवी की खबरें कैसे दिखाई जाती है, इसे समझने के लिए इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर आपकी हेल्प कर सकती है। 13 जनवरी 2017 के दिन इंडियन एक्सप्रेस अखबार में राजीव चंद्रशेखर पर एक खबर की तरह कह सकते हैं कि दिखाया गया था कि राजीव की कंपनी जुपिटर कैपिटल
जिसका इन्वेस्टमेंट अलग अलग मीडिया संस्थाओं में लगा हुआ था, उसके ऑपरेटिंग ऑफिसर अमित गुप्ता ने इस मीडिया कंपनियों को एक ईमेल भेजा था जिसमें उन्होंने कहा था कि एडिटोरियल के लोग, यानी कि वो लोग जो तय करते हैं कि कौन सी खबर चलाई जाएगी और कौन सी नहीं, उसकी हायरिंग करते समय, उसकी नियुक्ति करते समय इन बातों का ख्याल रखा जाना चाहिए। नंबर 1 कि वो राइट सेंटर से हो, यानी कि ऐसा व्यक्ति हो जो कह सकते हैं कि दक्षिण पंथ की विचारधारा से आता हो, जो आज आरएसएस और भाजपा के विचारधारा पर चल रही है। दूसरी बात कि वो प्रो इंडिया हो, प्रो मिलिट्री हो। तीसरी बात वो चेयरमैन यानी कि राजीव चंद्रशेखर की विचारधारा से जुड़ा हुआ हो और राष्ट्रवाद और गवर्नेंस पर चेयरमैन के क्या विचार है उनके परिचित हो। और सवाल यह है कि भाजपा के नेता के विचारधारा कौन सी होगी जो एक पत्रकार की नियुक्ति के लिए अनिवार्य शर्त हो गई होगी। भाजपा सरकारों से ऐसे कोई सवाल कर पाएंगे। हालांकि अगले ही दिन चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर अमित गुप्ता के द्वारा इस ईमेल को वापस ले लिया गया, लेकिन इससे समझा जा सकता है कि पत्रकारिता के नाम पर किस तरह का एक खास पार्टी, एक खास विचारधारा के लोग को ही नियुक्ति दी जाती थी। दूसरी ओर दूसरी विचारधारा का आदमी आना नहीं चाहिए, इस बात का ख्याल रखा जाता है। लेकिन अगला सवाल यह है कि आखिर राजीव चंद्रशेखर यह खेल क्यों खेल रहे थे? आखिर पत्रकारिता के भेष में उन्हें भाजपा के प्रमोशन से आखिर क्या हासिल हो सकता था और क्या क्या हुआ भी? इस खेल को अब आगे समझते हैं। सीधे तौर पर भाजपा में शामिल होने की जुगाड़ लगा रहे चंद्रशेखर को साल 2015 और 16 में भाजपा सरकार ने संसद के डिफेंस स्टैंडिंग कमेटी का सदस्य बना दिया गया। इस कमेटी का काम सरकार के द्वारा डिफेंस सेक्टर में की गई खरीद फरोख्त पर नजर रखना होता है। भाजपा ने राजीव चंद्रशेखर को इस कमेटी का सदस्य तो बना दिया। डिफेंस में भी कितने बड़े बजट पर काम होता है आप इसका अनुमान लगा सकते हैं। अब इसके पीछे की खेल को समझते हैं। साल 2016 की बात है। ये कंपनी थी एक्सिस गैस स्पेस एंड टेक्नोलॉजी, जिसका शॉर्ट नाम है एक्ट। साल 2016 में सरकार ने इसे 88 एयरक्राफ्ट रिकॉग्नाइजिंग ट्रेनिंग सिस्टम सप्लाई करने का एक कॉन्ट्रैक्ट दिया। तब से लेकर के ऐसे अनगिनत कॉन्ट्रैक्ट इस कंपनी को दिए गए हैं कि आप जानते हैं कि इस एक्ट कंपनी में किसका पैसा लगा है। मैं बताता हूं, साल 2015 तक इस कंपनी में 75% शेयर जुपिटर कैपिटल के थे, यानी कि इस कंपनी पर जुपिटर कैपिटल का ही मालिकाना हक था। और जुपिटर कैपिटल वही कंपनी है जिसका पैसा रिपब्लिक टीवी में लगा हुआ है। ये वही है जुपिटर कैपिटल जिसके मालिक जो राजीव चंद्रशेखर इस एक तरह से इस कंपनी की जुपिटर कैपिटल, दोनों कंपनियों के मालिक राजीव चंद्रशेखर रहे थे। वहीं पर राजीव चंद्रशेखर जिनका पैसा जुपिटर कैपिटल में लगा हुआ है और जुपिटर कैपिटल कंपनी का पैसा सीटीएम में लगा हुआ है। और इसी तरह इस कंपनी को सरकार ने डिफेंस के कॉन्ट्रैक्ट दे दिए और इस डिफेंस की चीजों की खरीद फरोख्त के जुड़े हुए मामलों की सरकारी जो निगरानी थी और जांच करने की जो कमेटी थी उसका सदस्य भी राजीव चंद्रशेखर को ही बना दिया गया। अब ये कितना बड़ा घपला था कि जिस सरकार जिस कंपनी को डिफेंस के कॉन्ट्रैक्ट दे रही है उस कंपनी का मालिक डिफेंस स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर था। और ये कितना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात है। मतलब जिस आदमी को डिफेंस का कॉन्ट्रैक्ट पर नजर रखने का काम दिया गया है वही आदमी कॉन्ट्रैक्ट ले भी रहा है। मतलब ये क्या चल रहा है हमारे देश में। अब आप लोगों को समझ में आया होगा कि 17 मई के दिन जब रिपब्लिक टीवी का उद्घाटन हुआ था तो उसके फर्स्ट वीक जो था, जो पहला सप्ताह था, उसमें किन किन नेताओं को लाइन में लगा करके खड़ा रखा था और क्यों खड़ा रखा था, ये चीजें आप लोगों के समझ में आ गई होगी। तो इस पूरे वीडियो को, इस पूरी कहानी को एक वीडियो में समेटना हमारे लिए काफी मुश्किल का काम है। अगले वीडियो में हम आपको समझाएंगे कि उसके बाद ये अर्नब गोस्वामी, ड्रग दो वाला जो हमारे एक्टर हैं, इनका क्या क्या रोल रहा चंद्रशेखर को इस मुकाम तक पहुंचाने में, ये हम आपको अगले एपिसोड में बताएंगे। फिलहाल यहाँ तक की जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर से प्रेस कर दीजिएगा। जल्दी मिलते हैं किसी और कहानी में, किसी नए फैक्ट के साथ। तब तक के लिए अलविदा लेना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।